बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने सड़कों की तामीर के हवाले से गुफ्तगू की है और करप्शन का भी जिक्र किया है सड़कों की तामीर और मुरम्मत के दौरान जो कुछ हुई, और यह बाकायदा तौर पर कहा कि FIA इस पर तहकीकात करे। एक तो इसको शामिल गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इस पर हम भी पहले कुछ प्रोग्राम्स कर चुके हैं, तो आज एक पेशरफ्त हुई है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ ने आज गुफ्तगू की है और वो मामला जो कि बरतानवी अदालत से या बरतानवी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCA ने जो जारी किया फ़ैसला, और जिसमें यह कहा गया कि मियाँ शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के हवाले से ये ख़बर थी कि उनको क्लियर किया गया। हुकूमत ने उसकी तरदीद की बार बार, पहले शहजाद अकबर साहब करते रहे, फवाद चौधरी साहब, आज उस पर फिर रिस्पॉन्ड किया मियाँ शहबाज शरीफ ने। इसके साथ साथ आज असद उमर साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये बताया, NCOC के फ़ैसलों से आगाह किया कि पाकिस्तान के 8 शहरों से पाबंदियाँ जो नरम की जा रही हैं, सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। और इसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने भी गुफ्तगू की है और ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पर उन्होंने तबसरा किया है, और इसके अलावा मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का भी जिक्र किया। और हम जिक्र करेंगे पॉलीक्लिनिक में जो करप्शन की स्टोरीज़ और उसकी मुख्तलिफ एपिसोड्स आपके सामने रहते हैं, हमेशा लाते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आज उसके में क्या पेशरफ्त हुई है और क्या मामलात आगे बढ़े हैं उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सजाद तरीन साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू करते हुए सड़कों की तामीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2013 में भी सड़कें बनाई गई और उस वक्त जो लागत आई थी और आज 7-8 साल बाद जो लागत हमारी आ रही है उसमें 20 करोड़ रुपए की हमने बचत की है, बजाय इसके कि वो महंगाई होनी चाहिए थी। तो उसकी उन्होंने वजह यही कहा कि चूँकि करप्ट लोग जब ऊपर होते हैं तो फिर बचत भी नहीं हो सकती, तो उसका एहतसाब होना चाहिए। FIA को भी उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टिगेट करें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने जो वोट लिए लोगों से, वो इसी बात पे लिए कि करप्शन ख़त्म होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का विज़न ये है कि मुल्क से करप्शन ख़त्म की जाए, और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब चाहते भी हैं कि मुल्क से करप्शन ख़त्म की जाए, शफाफ निज़ाम हो, लोगों को मेरिट पर नौकरियां मिलें, लोग मेरिट पर आएँ। पिछले सालों में वो जो ये कहते रहे हैं, ये कोई गलत नहीं कहते रहे, वो ठीक कहते रहे हैं कि पिछले सालों में साबका हुकूमतों में करप्शन बहुत होती रही है, लूट मार बहुत होती रही है और लोगों को नौकरियाँ बिकती रही हैं, तो रिकॉर्ड पर है ना चीज़ें। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जब से आए हैं, देखें आपको पता है उनकी पॉलिसियों पर सबसे ज़्यादा तनकीद मैं करता हूँ, आपके सामने बैठ के करता हूँ, लेकिन जो बात वो ठीक कहते हैं मैं उसकी तारीफ़ भी करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का ये विज़न है कि इदारों से करप्शन को पाक किया जाए। आपको याद होगा ये सड़कों की तामीर के हवाले से जो करप्शन के आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि FIA को जानी चाहिए। हम इसको फॉलो भी करते रहेंगे कि FIA क्या क्या कर रही है। हम एक प्रोग्राम करेंगे अगले वीक में, जब आप हुक्म करेंगे प्रोग्राम में रखेंगे कि जो सड़कों की तामीर में करप्शन हुई है, इसमें साबका दौर में एक चेयरमैन नेशनल हाईवे थे अशरफ ताड़ल साहब जो थे, उनके ज़माने में किस आदमी ने कितना लूटा, कौन आदमी जनरल मैनेजर है, और किस जो टावर्स, बड़े टावर बने हुए हैं, उन टावर्स में कितनी कितनी जायदादें हैं, किस आदमी के पास कितने पैसे हैं और किसके बच्चे कहाँ कहाँ हैं, ये मैं पूरी डिटेल, आप एक प्रोग्राम रखें, हम पूरा उस पर प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। कि अशरफ तारड़ साहब के ज़माने में जो पिछले वो जो मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में जो चेयरमैन थे अपना नेशनल हाईवे के, और वो उनके ज़माने में किस आदमी ने कितनी करप्शन की, और वो करप्ट लोग आज भी मौजूद हैं। ठीक है, कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ मौजूद हैं, उनके असासे कहाँ कहाँ हैं, किस के कौन से टावर में जायदादें हैं। और फिर जब ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो नेशनल हाईवे में आए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, वो जब पहले डिपार्टमेंट से आए तो उनके पास क्या था और अब उनके असासे क्या हैं, उनके बच्चे अमेरिका में, उनके बच्चे वहाँ। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने आज जिक्र किया ना कि जी हमने तो 20 करोड़ रुपये बचाए हैं फ़ी किलोमीटर के हिसाब से, जब वो थे तो उन्होंने जो लूट मार की है, एक अफसर का मैं नाम, एक अफसर का ओहदा और एक अफसर की सारी चीज़ें बताऊंगा। और अब सूरत हाल ये हुई कि पिछले दिनों जो चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि उनकी अदम मौजूदगी में एक फ़ैसला हो गया है, जो जज साहब रिटायर होकर गए हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया जिसके तहत 16,000 लोग जो हैं वो निकाल दिए गए हैं। उसमें से नेशनल हाईवे से भी लोग गए हैं। जब नेशनल हाईवे से लोग गए तो बहुत सारे लोग जो हैं जो बड़ी पोस्टों पर हैं उनको डबल चार्ज
मार्च दे दिए गए हैं और मतलब उनका वो जैसे ना सार कढ़ाई बर्डन जो है वो बढ़ गया, बर्डन नहीं बढ़ा जी। उन्होंने वो जो अच्छा ज्यादा लूटने के मौके मिल गए उनको, वो ज्यादा वहाँ फिट हो गए हैं। जो माजी, जिनका माजी ये रिकॉर्ड था कि वो करप्शन में मुलव्वस हैं और उनके मुख्तलिफ टावर्स में जो है ना, वो मैं डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा कि मुख्तलिफ टावर्स में उनके प्लाजे हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, उनके यहाँ कौन कौन सी सोसाइटी में कितने प्लाट हैं, ये सारी सूरत। अच्छा ये तो आएगा, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना, कम से कम आज हम ये जब बात कर रहे हैं कि एक तो वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, मेरे ख्याल में एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन इसके साथ साथ वो 20 करोड़ की बचत का कह रहे हैं, वो जो फिगर्स मुख्तलिफ सामने आ रहे हैं उस पर पहले भी जिक्र किया जा चुका है मुख्तलिफ सतह पे कि फ़ी किलोमीटर वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं 20 करोड़ हम बचा रहे हैं। फ़ी किलोमीटर 20 करोड़ का मतलब है कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है जब पूरे आप सड़क की तामीर के मुख्तलिफ किलोमीटर, ज़ाहिर है वो चंद किलोमीटर्स तो नहीं होती। उसमें उन्होंने कहा कि फ़ी किलोमीटर जो 2013-14 में बनाई गई थी सड़कें, उसमें 37 करोड़ रुपए फ़ी किलोमीटर लागत आई थी और अब 17 करोड़ रुपए फ़ी किलोमीटर हम इसको तामीर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है 20 करोड़ की बचत है। मैं आपको ये अर्ज़ करूँ ना कि इस वक्त करप्शन को रोका गया है। उस ज़माने में करप्शन जो है वो ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा करप्शन की जा रही थी और लूट मार, इसीलिए तो टावर्स में इनके फ्लैट बने हुए हैं। जो नेशनल हाईवे के अफसरान हैं उनके, लाहौर में एक साहब हैं, मैं उनके बारे में अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि उनके पास अभी भी कितने कितने डिपार्टमेंट के कितने कितने चार्ज हैं, कौन कौन से चार्ज उनको दिए गए हैं और वो क्या करते रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ उनके टावर्स हैं। और एक और बात कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहा जाता है स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, वो सारी जो लूट मार हुई है उसकी डिटेल हम बताएंगे। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने FIA को ऑर्डर किए, इसको हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे और प्राइम मिनिस्टर का साथ देंगे। वो जो कहते हैं ना करप्शन से पाक पाकिस्तान, करप्ट लोगों को पकड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसमें होना चाहिए। और ज़ाहिर है ये भी बड़ा एक मामला है कि वो 2 रोया और 4 रोया सड़कों का मामला है, ये 4 रोया का ये फिगर दिया जा रहा है। तो फिर इसके अलावा कुछ जब हम बात करते हैं तो फिर दीगर सूबों में इस वक्त जो सड़कें बन रही हैं उसमें भी फिगर्स का एक बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमतों का। इस पर भी मज़ीद खैर आइंदा प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ दीगर टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। मियां शहबाज शरीफ ने आज गुफ्तगू की है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र करेंगे मियां शहबाज शरीफ ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने बरतानवी एजेंसी NCA को दरख्वास्त दी थी और उस बुनियाद पर वो इन्वेस्टिगेट करते रहे, उसके बाद ये फैसला सामने आया। यही बात शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ की, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज फिर ये बात की कि सलमान शहबाज का मामला था, पाकिस्तान ने बरतानिया में कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी। तो ये एक जानिब से बात की जा रही है कि दरख्वास्त दी गई, ख़ुद मियां शहबाज शरीफ कह रहे हैं और हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। तो इस पर ज़रा बात करते हैं। सजाद तरीन साहब, क्या आपको समझ आती है इस वक्त ये एक जानिब हाँ और एक जानिब ना किसी सिचुएशन है, आज मामलात क्या हैं? आज मियां शहबाज शरीफ ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1-2 TV चैनल ने तो अपना न्यूज़ बुलेटिन भी नहीं ताख़ीर का शिकार कर दिया उस वजह से। और उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की 2-3 मिनट की मुख्तलिफ वीडियोज़ दिखाई जिसमें वो इन केसेस के बारे में जिक्र कर रहे थे। फिर उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लहराए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें ये सारी चीज़ें हुई। ये जब मियां शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये बड़ा उनके लहजे में आज बड़ा एक एतमाद है उनके लहजे में। मैं इस हवाले से आज मुस्लिम लीग के कुछ अहम लोगों से मिला और मैंने उनसे ये पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि ये एतमाद बड़ा है कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन। अच्छा, तो मैंने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन एतमाद के लिए कुछ होता है ना, एक पुल का रोल होता है, दरमियान में 2 अलग-अलग किनारे हों तो दरमियान में कोई ब्रिज कर रहा होता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ, जिस तरफ तुम्हारा इशारा है ये ठीक है, कुछ चीज़ें तय हो रही हैं और यही वो वजह है कि अब मुस्लिम लीग थोड़ी सी जो है वो पहले से मुख्तलिफ सियासत कर रही है। बुनियादी वजह ये है कि चीज़ें कहीं तय हो रही हैं, उन तय होने के नतीजे में ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, हुकूमत अब माने या ना माने, लेकिन ये हुकूमत को सियासी तौर पर एक नुकसान तो हुआ है। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून जो बिल्कुल बैठी हुई जमात थी, पहला उसको बूस्ट मिला जब वो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से जीते। जब वो जीते तो मतलब हुकूमत ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसी कंटोनमेंट में हार गई है कि जहाँ से इम्कान ही नहीं, जैसे पिंडी है। बिल्कुल सही। उसकी वजह महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और नाकस परफॉर्मेंस। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की परफॉर्मेंस इस हवाले से अच्छी नहीं रही। उन्होंने
जीता, कंटोनमेंट बोर्ड जीता, ऊपर से ये फैसला आ गया और ये फैसले को अब वो पॉलिटिकली तौर पर उसको आगे लेकर हाईलाइट कर रहे हैं, अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी वो बाकी जो फ़ैसले थे वो पाकिस्तान की अदालतों में ये होता है। फिर वो अरशद मलिक का नाम मियां नवाज शरीफ ने भी अपनी एक स्पीच में लिया, अब जी ये भी ले रहे हैं। तो इससे फ़ायदा तो उनको हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं। और हुकूमत, और फिर अब देखें ये तो हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई है जी। उन्होंने एक केस किया, वो जीत गए, वो कहते हैं हुकूमत इन्वॉल्व है, हुकूमत कहती है हम नहीं। लेकिन क्या शहजाद अकबर साहब जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो लंदन जाते नहीं रहे, वो चीज़ों को देखते नहीं रहे? इस पर जो खर्चा हुआ है गरीब कौम का, मेरे और आपके टैक्सों से, जो वो तो गया ना, जो इस पे इतना बनाया गया जी, इतने इस तरह नैप में आजकल जैसे शहजाद, वो तो कह रहे हैं हम गए नहीं ना, जैसे शहजाद अकबर साहब लंदन तो जाते रहे ना, नहीं लंदन जाते रहे हैं, इस केस में तो वो बार बार यही बात कर रहे हैं। वो भी चीज़ें आ जाएंगी, कुछ ज़्यादा बात नहीं। कुछ दिन देखिएगा आप, बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाली हैं। ये लंदन गए, जिस तरह आजकल ये शहजाद अकबर साहब बहुत मतलब मुतहरक है नैब के हवाले से, करप्शन के हवाले से। इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने जब एहतसाब का एक इदारा बनाया था, सैफुर रहमान उसके चेयरमैन, तो उनके साथ एक साहब थे जिनका नाम था हसन वसीम अफजल। वो भुट्टो ख़ानदान के बहुत दुश्मन थे। उनका भी यही स्टाइल था कि वो जाते थे, कभी जनेवा जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी बरतानिया जा रहे हैं, और उन्होंने बहुत इस गरीब कौम का पैसा खर्च किया, लेकिन नताइज कुछ नहीं निकले। पर आसफ अली जरदारी साहब न सिर्फ सारे मुकदमात से बरी हुए, बल्कि इस मुल्क के सदर भी रहे 5 साल। तो ये इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का, जिस तरह आज वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनके लहजे में जो एतमाद था, मुझे लगता है कि उनकी जो नाराज़ हल्के थे उनसे कोई बातचीत चल निकली है। को मामलात आगे बेहतर की जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे थे, खुद उनकी जमात भी एतमाद कर गई है उन पर, आप समझते हैं? उनकी जमात को भी ये पता चल गया है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सारी की सारे मामलात जो हैं वो लेके आगे चल रहे हैं, तो कुछ सूरत हाल बेहतर हो रही है। कंटोनमेंट बोर्ड का जो इलेक्शन जीता गया है वो फ्री हैंड जो दिया गया है, वो वरना जहाँ पूरे मुल्क में वो कहते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो कंटोनमेंट बोर्ड तो बहुत कम जगह है ना। आज तो मरियम भी बड़ी खुश दिखाई दे रही है चलते हुए, वो एक क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ है, उन्होंने कैजुअली बात करते हुए कहा कि आप तो इंटरनेशनली सादिक और अमीन बन चुके हैं। तो ये जो गुफ्तगू और ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बता रही है कि मामलात मुस्लिम लीग नून के हालात जो है वो कुछ बेहतर होने जा रहे हैं, बेहतर की तरफ चल पड़े हैं, बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मामलात को और आगे बढ़ाएगी और हुकूमत के और मामलात को बेनकाब करेगी या सामने लेके आएगी, ये चीज़ें बताएगी। और इस पर वो हुकूमत के जो मतलब बहुत फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो होता है वो एक किस्म का चीफ स्पोक्समैन होता है हुकूमत का, उसको हर हुकूमत की जायज़ और नाजायज़ बात की तर्जमानी करनी होती है, वो भी हैं। फिर शहबाज गिल साहब भी हैं, फिर वो एक पंजाब में हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, वो तो एक बहुत बड़ी आला शख्सियत के मालिक हैं, खूबसूरत गुफ्तगू के मालिक हैं, और अल्फाज का बेमिसाल चुनाव करते हैं कि क्या वो ज़बरदस्त और लहजे में क्या शाइस्तगी है, बिल्कुल सही। तो बड़ी तारीफ़ की आपने उनकी। उसी तरह जैसे वो सरदार उस्मान बुज़दार का नाम लेते हुए बहुत तारीफ़ करते हैं, वो नाम ही उनका बहुत खूबसूरत अंदाज में लेते हैं। सही। तो ये लोग जो हैं, इनका जो बयानिया था, जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे थे, उनमें थोड़ा सा अब अपोजिशन जो है वो थोड़े से उनमें प्रेशर जो था, जो दबदबा था, जो शोर था, वो कमी आई है और वो आगे बढ़े हैं। अपोजिशन में ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ी है और मुस्लिम लीग नून अब थोड़ा सा और वो आई है कि जी हम तो सुरखरू हो गए, इंटरनेशनल सतह पर सुरखरू हो गए, और यकीनन वो जो यहाँ मुकदमात चल रहे हैं वो उन पर भी अब असरअंदाज होंगे और वो बातें करेंगे, एक माहौल बनाएंगे कि जनाब ये देखें ये वाली बातें हैं, ये हम क्लियर हो गए, हमें ये क्लियर कर दिया गया है। उन्होंने आज कहा ना कि मेरा भी उसमें नाम था और ये कहते हैं शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं था, वही ना, वो इसके इतराज़ कर रहे हैं। और बल्कि सलमान शहबाज और फादर, उसने कहा फादर तो मैं ही हूँ ना, सलमान शहबाज का वो कहते हैं अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो वो मैं ही हूँ। और दूसरा, आज बात की मियां शहबाज शरीफ ने आज बड़ा सख्त अंदाज में हुकूमत का, उन्होंने कहा कि जनाब इस हुकूमत का बस चले, वज़ीर आज़म का बस चले तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद मुझे गिरफ्तार करवा लें, ये तो इनके बस में नहीं है अभी, यानी वो इतनी जल्दी में है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए।
खाली फवाद चौधरी ने ये बात कही है ना कि अगर 25 साल जेल में जा सकते हैं, चले और 25 साल जेल जा सकते हैं, ये इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो हुकूमती तर्जुमान हमारे दोस्त हैं उनको चाहिए कि ऐसी बात ना करें। वो सिर्फ ये करें कि इन्होंने अगर कोई करप्शन की है, इनके पास कोई सबूत हैं, वो सबूत ला के कोर्ट में पेश करें कि जनाब ये देखें ये इन्होंने की हुई है, ये अरबों रुपए की करप्शन है, ये लूट मार है। वो जो लूट मार के सबूत ये पेश करेंगे, अदालत में इनको सज़ा होगी, फिर उसके बाद कौम जान जाएगी ये डाकू चोर हैं। अब आप किसी को कहते रहें कि जी आप डाकू हैं, आप चोर हैं, आप, लेकिन अदालत में आप साबित ही नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं, वो बेटे की तनख्वाह पे गया कि जी बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, उनका मौका यही है ना। फिर यहाँ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने ये कहा कि बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट ये समझती है, चीफ जस्टिस थे वो सुप्रीम कोर्ट के, जब उन्होंने ये कहा कि बतौर इदारा ये हम समझते हैं कि एहतसाब का जो इदारा है वो जनाब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये बात उनकी थी, रिकॉर्ड पर मौजूद है। फवाद चौधरी साहब ने भी तो की है ना कि मेरिट पर अगर केस चले, मेरिट बिटवीन द लाइंस वो भी तो ये कह रहे हैं मेरिट पर नहीं चल रही चीज़ें। देखें ये तो फिर उनको निज़ाम अदल तब्दील करना चाहिए ना। अगर वो समझते हैं कि मेरिट नहीं है तो निज़ाम अदल को तब्दील करें, कौन उनको रोक सकता है। जैसे वो तरमीमें करते रहते हैं वो करें। आज ख्वाजा आसफ साहब भी कौमी असम्बली में ये कह रहे थे ना कि ये जो आप मशीन ला रहे हैं ये आप उसी वजह से ला रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड में आपको पता चल गया है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है और आप ये मशीन लाना चाहते हैं ताकि आप धांधली कर सकें। मशीन के बारे में मेरी एक और भी राय है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो मशीन ला के इंतखाबात, आम इंतखाबात करा रहे हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए था कि लोगों के सामने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इनकी पार्टी में होते हैं, इन्होंने बड़ी जमहूरियत पार्टी के अंदर की और कहा जी एक रक्शे वाला पता नहीं सवात में या मर्दान में इनका प्रेसिडेंट बन गया था, वो मशीन अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं कि देखें जी ये इस तरह एक रिहर्सल हो जाए, आप कहते हैं रिहर्सल भी हो जाए, आवाम को पता भी चल जाए। लेकिन इंट्रा पार्टी में मशीन से वो काम तो नहीं लिया जा सकता ना जो जनरल इलेक्शन में लिया जा सकता है। अगर वो काम की जो आपने बात की ना, अगर वो काम लिया गया तो सर इंतखाबात के बाद जो एहतजाज शुरू होते हैं ना वो फिर जमहूरियत शमूलियत को ख़त्म कर देते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन के बाद कैंपेन चली थी वो भी इंतखाबात में धांधली की बुनियाद पर चली थी और भुट्टो जैसा मजबूत वज़ीर आज़म तो आज तक नहीं आ सका। तो आप तो कह रहे हैं इंतखाबात के बाद, जहाँ तक हम देख रहे हैं सूरत हाल, मुझसे आप ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, वो इंतखाबात से पहले मुझे ये शोर शराब और एहतजाज नज़र आ रहे हैं। खैर इस पर गुफ्तगू भी करते हैं और कुछ अच्छे फैसले भी हैं, उसका जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी, मियां शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की वो अपनी जगह पर है, तनकीद अपनी जगह पर है, मगर एक अच्छी खबर जो आवाम के लिए है उस पर हम बात करेंगे। असद उमर साहब ने और NCOC के फैसलों के हवाले से बाकायदा तौर पर असद उमर साहब ने आगाह किया कि जनाब एक तो चूँकि मैक्सिमम लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है और कोरोना जो है वो दम तोड़ने लगा है और मुल्क के 8 शहरों में जो सख्त पाबंदियाँ थी उनको नरम किया जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल में कौम के लिए साई ऑफ रिलीफ हम इसको कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इस हुकूमत की जो कोरोना में पॉलिसी रही है और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो लॉकडाउन के हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो पॉलिसी मुंतखब की, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ की गई है और हमने बड़ा कोशिश की और पूरी कौम ने मिलकर ये कोशिश की कि कोरोना पे काबू पाया जाए और उस पर लोग घरों में भी रहे। फिर उसके बाद वैक्सीन का जब सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने वैक्सीन भी लगवाई, गए और जाके वैक्सीन लगवाई। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, लेकिन अब आगे जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए। अभी भी ऐसा ना हो कि SOPs पर अमल दरामद ना करें तो फिर किसी मुसीबत में आ जाएं। हुकूमत की ये पॉलिसी बहुत अच्छी रही है कोरोना वाली और कौम ने भी बहुत तावन किया है और मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए ताकि कोई वबा आए तो हम मिल के उसका हल निकालें। अच्छा, इस सूरत हाल में ये तो एक अच्छा हुआ कि पाबंदियाँ भी नरम होगी और सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इलाकों में ज़ाहिर है इस हवाले से देखा जाएगा। फिर बच्चों की वैक्सीनेशन का भी ये कहा जा रहा है कि 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। ये इकदाम आप क्या समझते हैं? इस पे बच्चों के वैक्सीन लगाने से पहले कैंपेन चलानी चाहिए, जैसे बड़ों के लिए चलाई गई है कि इसका कोई नुकसान तो नहीं बच्चों को, वालिदैन को थोड़ा सा जो है इसमें एतमाद में लिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी लोगों को। फिर उसके बाद स्कूल के ज़रिए जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको स्कूल में लगाई जाए और वहाँ कोई एतमाद दिलाया जाए थोड़ा सा। अब अगर किसी बच्चे को इसका कोई रिएक्शन होता है तो उसका भी बताया जाए ताकि पूरी कौम जो है वो घबराए नहीं, परेशान ना हो। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क
में सोशल मीडिया पर जो अच्छे भी हुकूमत के इक़दाम होते हैं उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है, उसका नेगेटिव इतना प्रोपेगेंडा हो जाता है कि आम आदमी परेशान हो जाए। हुकूमत उसका तोड़ करे और लोगों को बताए, वालिदैन को बताए, ताकि बच्चों को भी लगवाया जाए और बच्चों को भी जो है ना ये वैक्सीन लग जाएगी तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी कौम महफूज रहेगी और ये बच्चे जो हैं हमारा मुस्तकबिल हैं जी। यकीनी तौर पर आवाम को एतमाद में लेना चाहिए और फिर ये जो वैक्सीन, जिस फाइज़र वैक्सीन का जिक्र किया जा रहा है, इस पर जो मुख्तलिफ एतराज़ात हैं उसका भी जवाब हुकूमत को ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, एक मामला जब हम ये जिक्र कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हेल्थ का निज़ाम बड़ा अहम है। पोली क्लिनिक के हवाले से आप मुसलसल उसकी करप्शन के हवाले से और बेज़ाब्तगियों के हवाले से मुख्तलिफ स्टोरीज़ देते रहे। आज एक और स्टोरी आपके पास है, मेरे ख्याल में वो हमारे साथ शेयर करें। मैं आपको अर्ज़ करूं कि पोली क्लिनिक के अब हमने बहुत सारी चीज़ें बताई और जो डॉक्टर शाहिद साहब हैं, शाहिद हनीफ साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वहाँ के, उनके मुख्तलिफ पैगामात भी आए कि जी हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, करप्शन ख़त्म करने के लिए भी कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब की भी जानिब से भी कहा गया कि जी हम ये चीज़ें बेहतर बना रहे हैं और सेक्रेटरी साहब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं। लेकिन शाहिद हनीफ साहब को शायद पता नहीं, नीचे जो डॉक्टर अमान साहब बैठे हुए हैं वो शायद वो अपनी मर्ज़ी से वो कर रहे होंगे। एक साहब हैं जिनका नाम है वाजिद लतीफ़। अच्छा, वो अदवायात चोरी करते हुए पकड़े गए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, हमारी स्क्रीन पे चल रहे होंगे, ठीक है जी। वो FIR वो पकड़े गए अदवायात चोरी केस में। फिर उनको अब दोबारा जो है वो जब सारा प्रोसेस करके बाहर निकल आए तो डॉक्टर अमान साहब की, क्योंकि वो करीबी आदमी हैं, उनको दोबारा मेडिकल स्टोर पे उसी जगह पे लगा दिया जहाँ से वो दवाइयाँ करते हुए पकड़े गए। अब जब ये मैं बात करता हूँ तो फिर डॉक्टर अमान साहब को भी गुस्सा आ जाता है, फिर दूसरों को भी आ जाता है, फिर वो बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करते हैं। खुद अपने आप को बड़ा ईमानदार और रियासत मदीना को बड़ा सतून समझते हैं डॉक्टर अमान साहब। भाई ये जो बदनुमान आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, ठीक है, इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, ये वहाँ से अपना लेन देन करके बाहर आया, आपने फिर उसको स्टोर पे लगा दिया है। फिर आप कहते हैं जी ये साइड TV वाले जो है पोली क्लिनिक में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। भाई कौन से अच्छे काम हो रहे हैं? यानी चौकीदार खुद चोरी करते हुए पकड़ा गया, चोर आदमी जो मेडिकल स्टोर उसको दोबारा लगा दिया। एक चोर आदमी जो मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया, उसके खिलाफ जनाब कार्रवाई हो गई। आपने उसके बाद वो दोबारा वहाँ से प्रोसेस करा के निकल के बाहर आ गया, आपने आते ही जनाब उसको फिर स्टोर पे लगा दिया। क्या कोई पोली क्लिनिक में और कोई डिस्पेंसर नहीं है और कोई टेक्नीशियन नहीं है कि जो ऐसा आदमी हो जो वहाँ स्टोर पे लग सकता है? क्यों लग सकता है कि आपको पता है जो आदि मुजरिम है जिसने पहले ये काम किया हुआ है उसको तो आप हॉस्पिटल के कहीं गेट पे बिठा दें, किसी और जगह पे बिठा दें, और थोड़ी जगह है आपके पास, आप कहीं वहाँ लगा दें, लेकिन आपने उसको यहाँ लगाया हुआ है। फिर आप कहते हैं जी हम तो ये कर रहे हैं पोली क्लिनिक में। सिविल वर्क में जो करप्शन हुई है अंधा प्रोग्राम में, मैं वो बताऊंगा। डॉक्टर अमान साहब से ये पूछना तो हमारा हक बनता है ना कि आके ये बताएं ये किसने लगाया इसको, ये वाजिद को किसने लगाया स्टोर में? ये डॉक्टर फारूक साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ये डॉक्टर वाजिद में नहीं होगी फिर ये देखें ये डॉक्टर फारूक साहब तो अपने मेरे ख्याल में जा रहे हैं, उन्होंने तो रिटायरमेंट अप्लाई कर दिए। ये डॉक्टर अमान साहब, डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब के इल्म में होगी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके इल्म में होगी, ठीक है। FIR हो सकता है उनके इल्म में ना हो, चंद साल पहले की है, लेकिन एक आदमी पता तो पूरे हॉस्पिटल को होना चाहिए ना कि ये करके गया है। डॉक्टर अमान को एक आदमी का टिप्स को पता है कि कौन चोर है कौन नहीं है। आप चोरों को फिर लगाते जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं जी हम तो पोली क्लिनिक को शफाफ कर रहे हैं जी, मैसेज भिजवाते हैं कि जी करप्शन खत्म कर रहे हैं जी, हम लोगों को सहूलतें दे रहे हैं जी। ये सहूलतें आप दे रहे हैं। मैं अगले प्रोग्राम में आप रखिएगा, अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि पोली क्लिनिक के जो मुख्तलिफ डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स हैं और MCI है, वहाँ जो बाथरूम बनाए गए हैं उसमें कितनी करप्शन की गई है। सिविल वर्क, ये डॉक्टर अमान साहब जो है ये मेडिकल के काम पर कम तवज्जो देते हैं, सिविल वर्क पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। भाई क्या वजह है कि आप सिविल वर्क में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं? ये वजह तो मेरे ख्याल में अब बच्चे को भी समझ आ जानी चाहिए। अगर ये डॉक्टर साहब एक बंदा जिस पर FIR हुई है चोरी करने की, उसको दोबारा लगा रहे हैं, तो वो किसका बंदा है और उसी जगह पे लगा रहे हैं और जाहिर है उससे वो क्या बेनिफिट ले रहा है? या वो आदमी देखें, वो आदमी इतना बासर है कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप किस लिए सीट पे बैठे होंगे? आप छोड़ के चले जाएं, आप कहें जी ये डिस्पेंसर है, ये बहुत ताकतवर आदमी, हम नहीं इसके वो कर सकते। आप बैठे हुए हैं, आपके नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं, ये वारदात नहीं कर रहा है। पहले जिस बंदे ने वारदात की है, क्या आपके पास क्या सबूत है कि आप दोबारा वो वारदात नहीं करेगा? रंगे हाथों पकड़ा गया है।
ठीक है, ये हमारी स्क्रीन पे उसकी FIR चल रही है ना। ठीक है, तो क्या ये डॉक्टर अमान साहब ये रीजन देते हैं बासर है मेरी मजबूरी? मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो बासर है और डॉक्टर अमान साहब उसका कुछ नहीं कर सकते, मैंने तो आज कहा कि डॉक्टर अमान साहब आए, आके इस प्रोग्राम में ये बात करें, वजाहत करें। मैंने उनको टेलीफोन पे भी मैसेज भिजवाया, उनको मैसेज भी भिजवाया, लेकिन उन्होंने कुछ ही ने कोई जवाब नहीं दिए। अब क्यों नहीं देते? ये डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब बता दें कि कौन सा है, उनके जो तर्जमान है, हमने उनको भी मैसेज किया है, जो भुट्टो साहब हैं, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया कि ये क्या है। एक आदमी जो ये करप्शन में पकड़ा गया, दवाइयां लेते हुए, चोरी करते हुए पकड़ा गया, उस पर FIR हो गई, आपने फिर उसको मेडिकल स्टोर का में लगा दिया है, मेडिकल स्टोर में उसको तैनात कर दिया गया। आपने कौम पर कौन सा एहसान किया है? अच्छा, आपने लूट मार के लिए अस्पताल बनाए, ये गरीबों के लिए अस्पताल बने हुए हैं, गरीबों को दवाइयां नहीं मिल रही, लूट मार के लिए आपने दरवाजे खोले हुए हैं, फिर आप कहते हैं जी हम तो करप्शन खत्म कर रहे हैं। नहीं, ये जो करप्शन के हवाले से बाकायदा तहकीकात के अहकामात हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से सेक्रेटरी हेल्थ ने जारी किए थे और कहा था कि इसको देखा जाए, हमने उस पर एक स्टोरी की थी, उसका कोई असर इन पर मुरतब नहीं हुआ। ये बहुत बासर लोग हैं, जो पोली क्लिनिक के लोग हैं, ये बहुत बासर है। इनके खिलाफ बाकायदा एक केस तैयार करके हेल्थ मिनिस्ट्री में जो एप्लीकेशनें गई, वो सारी एप्लीकेशनें FIA को भेजी गई और FIA को कहा गया कि ये इंक्वायरी करें। अब FIA में भी तो हमारे जैसे भाई बैठे हुए हैं ना, वो FIA वाले भी तो बादशाह लोग हैं, वो उनको जो मर्जी होती है वो काम अपना उठा लेते हैं, जो मर्जी होती है वो नहीं होती। सेनेटर कुलसूम परवीन, उसका क्लिप भी हमने सुनाया था, उसने नाम ले के एक बंदे की करप्शन के बारे में बताया। वो बेचारी फरियाद करती करती इस दुनिया से चली गई है, अभी तक आज तक कुछ नहीं हुआ। वो लोग उसी तरह बैठे, उन्होंने नाम लेके एक बताया का कि डॉक्टर फारूक क्या है, डॉक्टर अमान क्या है, और वहाँ पर जो है किचन वाला क्या करता है, वो सारा उनका क्लिप हमने अपने प्रोग्राम में भी दिखाया। ये बात करते हैं वजीर आजम बार बार, हम माफिया को लगाम डालेंगे, तो माफिया का मतलब बासर होना ही है ना। ये इतने बासर हैं, इन पे लगाम नहीं डाली जा रही, तो बाकी हम क्या तवक्को कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और सेक्रेटरी हेल्थ बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, उनको और डॉक्टर फैसल सुल्तान को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और पोली क्लिनिक में एक ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। जो करप्ट लोग हैं उनको निकालना चाहिए। क्या पूरी पोली क्लिनिक में कोई ईमानदार डॉक्टर नहीं है जिनको आप यहाँ तैनात करें? ये तो पूरी क्लिनिक में कोई डिस्पेंसर ईमानदार नहीं जिसको यहाँ तैनात करें। जो चोरी कर रहा है आप उसको दोबारा लगा रहे हैं। यही सवाल है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, ये सवाल है कि क्या कोई दूसरा आदमी नहीं है कि बार बार यही लोग सामने आ रहे हैं जिन पर FIRs इवन के पहले दर्ज हो चुकी हैं। इसी के साथ ही एतजाज नकीर से जाते हैं, इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।